वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन है उनका क्या मतलब है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें मेजर 3 इंस्टीट्यूट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या काम करते हैं। अब पहला टॉपिक है हमारा, हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीज़न टेकन। यानी अगर कोई मेजर पॉलिसी का डिसीज़न लेना है तो वो कैसे लिया जाता है। अगर हमें कोई पॉलिसी का डिसीज़न लेना होता है, हमें यानी जो ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है, ये जो डिसीज़न लेते हैं उसकी बात हो रही है, तो उन्हें एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकालना होता है। उस गवर्नमेंट ऑर्डर को हम ऑफिस मेमोरेंडम का नाम देते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम जो है, जैसा कि एक आपको नीचे पेज पर दिखाया गया है, एक ऑफिस मेमोरेंडम दिखाया गया है। उस ऑफिस मेमोरेंडम में एक नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है ऑफिस मेमोरेंडम का। उसमें डेट होती है और सब्जेक्ट होता है। जैसा कि इस वाले मेमोरेंडम में सब्जेक्ट दिया है 27% रिजर्वेशन दिया गया है SEBC क्लास को इन गवर्नमेंट जॉब्स। SEBC है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनको रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक, कितना 27% का रिजर्वेशन उन्हें दिया गया है। तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है, इसके लास्ट में जहाँ ये ख़त्म होता है, ये जनरली एक पेज का होता है, इसके लास्ट में एक इंसान का साइन होता है। अब जिस इंसान का साइन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरे मेमोरेंडम के लिए वही जिम्मेदार है। उस आदमी का काम ये है कि वो उस पर साइन करेगा और बाकी जितने भी लोग उस डिपार्टमेंट में हैं वो सभी उस डिसीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है अलग अलग इश्यूज़ पर अलग अलग ऑर्डर्स हर डे इशू करती है, हर अलग अलग मैटर्स पर ये ऑफिस मेमोरेंडम निकालती है। इसके बाद जो ऑफिस मेमोरेंडम है जो यहाँ पर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको कि वो किसने इशू किया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है द डिसीजन मेकर। डिसीज़न मेकर जनरली कौन होते हैं, ऐसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, डिसीज़न मेकर्स बहुत सारे हैं। जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो भी डिसीज़न मेकर कहलाती है, यानी डिसीज़न लेने वाले। ठीक, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये सारे के सारे ही डिसीज़न मेकर्स होते हैं। ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। जो प्रेसिडेंट है वो हेड होते हैं स्टेट के और वो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं। फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब होता है फॉर्मली मीन्स उनको कुछ खुद काम नहीं करना होता, बट जो दूसरे लोग काम करते हैं, जैसे PM ने काम किया या बाकी मिनिस्टर्स ने काम किया, तो वो इनकी बिना रजामंदी के वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोला गया फॉर्मल अथॉरिटी। नेक्स्ट दिया है प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं गवर्नमेंट का, और एक्चुअली जो गवर्नमेंट की जितनी भी पावर होती है वो सारी PM के पास होती है। अधिकतर टॉपिक्स पर डिसीज़न लेने का काम इन्हीं का होता है, PM का, और वो कैबिनेट मीटिंग्स में इसका डिसीज़न लेते हैं। उसके बाद आपको बताया है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उस पार्टी का एक मेंबर PM बनता है। ठीक है। आगे दिया है आपको कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया, ये क्यों निकाला गया, उसके बारे में बताती हूँ आपको कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया। इस कमीशन के हेड थे BP मंडल, इसलिए इसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन में मंडल को कहा गया कि
SEBC को ऊपर उठाने के लिए वो हमें अलग अलग तरीके बताए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी और बहुत सारी रिकमेंडेशंस दिए, मीन्स सुझाव दिए उसने अपने। उनमें से एक था कि SEBC को गवर्नमेंट जॉब में 27% का रिजर्वेशन दिया जाए। कई सालों तक इस रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस पर डिस्कशन चलता रहा और फिर 1989 में लोकसभा इलेक्शन आ गए। इस इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जनता दल ने ये प्रॉमिस किया कि अगर वो जीत गए तो मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर जनता दल के लीडर मिस्टर VP सिंह PM बन गए और फिर कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि वो मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने ये रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट कर दी। अगले दिन VP सिंह ने दोनों हाउस में ये बता दिया। फिर कैबिनेट के डिसीजन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग को भेजा गया, जहां उसे सही से ड्राफ्ट करके 13 अगस्त 1990 को लागू किया गया। कुछ दिनों तक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन में इसके बारे में छपता रहा। कुछ इसके फेवर में थे और कुछ इसके अगेंस्ट में थे। कुछ जो अगेंस्ट में थे उनका कहना था कि इससे इनइक्वालिटी आएगी। अब इनइक्वालिटी कैसे आएगी? मान लो कोई दो लोग हैं जिन्होंने सेम पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, और वो दोनों के दोनों गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर उनमें से एक SEBC का है और एक जनरल कैटेगरी का है तो SEBC वाले को जॉब मिल जाएगी और जनरल वाले को जॉब नहीं मिलेगी। तो इससे लोगों के बीच में इनइक्वालिटी आ जाएगी। इस तरह से, और अगर इनइक्वालिटी आएगी तो मे भी लोगों में कन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, झगड़े हो जाएं, और अगर ऐसे में झगड़े वगैरह हो जाते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब सॉल्व करती हैं। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि गवर्नमेंट इस ऑर्डर को इनवैलिड घोषित करे और इसे रोक दे। फिर ये केस इंदिरा श्रने और अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस कहा गया। फिर इसमें 11 जजेस ने दोनों तरफ की बात सुनी और 1992 में कहा कि ये जो लॉ है, ये जो बात है, ये वैलिड है, और लेकिन इसमें गवर्नमेंट को कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। और फाइनली 8 सितंबर 1993 को एक और ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ और सारा का सारा डिस्प्यूट वहीं ख़त्म हो गया। और इस मेमोरेंडम में कहा गया कि SEBC को 27% का रिजर्वेशन मिलेगा इन गवर्नमेंट जॉब्स।